बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब अपने घरों में खैरियत से होंगे। आज हम एफएससी फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का सेकंड लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं, विच इज़ फ्रॉम द सेकंड चैप्टर, दैट इज़ द एनालिटिकल केमिस्ट्री क्वांटिटेटिव टेक्निक्स। और उसमें हम जो स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग जो दो टेक्निक हमने डिस्कस करनी है, वो दो टेक्निक्स है सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन एंड क्रोमेटोग्राफी। ये फुल चैप्टर हमने नहीं करना, सेकंड चैप्टर में से सिर्फ ये दो टॉपिक हैं जो हमने करने हैं, और होप सो कि मैं आज ये दोनों टॉपिक आपको कवर अप करवा दूँगी। तो आपका सेकंड चैप्टर से सिर्फ यही दो टॉपिक में से क्वेश्चन हैं और सिर्फ यही दो टॉपिक आपने करने हैं। बेसिकली दिस इज़ टू टेक्निक्स। लेट्स स्टार्ट देम। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे अबाउट द एनालिटिकल केमिस्ट्री। एनालिटिकल केमिस्ट्री क्या चीज़ होती है? एनालिटिकल केमिस्ट्री इज़ द केमिस्ट्री विच डील्स और विच टेल अस अबाउट द क्वांटिटेटिव एंड द क्वालिटेटिव एनालिसिस। देखिए, इसमें हमारे पास क्या होता है? क्वांटिटेटिव कि क्वांटिटी किसी चीज़ की कितनी है, और क्वालिटेटिव मींस के क्वालिटी कैसी है। क्वांटिटेटिव मतलब 1 ग्राम या 100 ग्राम या कोई भी चीज़ कितने हिसाब से मौजूद है। और क्वालिटेटिव मतलब जैसे आपके पास है सोडियम क्लोराइड, तो हमने इस चीज़ में चेक करना है कि इसमें सोडियम और क्लोरीन मौजूद है। तो जब हम एनालिटिकल केमिस्ट्री की बात करते हैं तो वी आर एक्चुअली टॉकिंग अबाउट द क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव एनालिसिस। अब उसके लिए उस क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव एनालिसिस को करने के लिए हमारे पास डिफरेंट टेक्निक्स हैं जो कि हम यूज़ करते हैं। उसमें एक टेक्निक आपने, जैसे इस चैप्टर के अकॉर्डिंग ही मैं बताऊँ तो क्रिस्टलाइजेशन है। इसके अलावा हमारे पास जो है वो टेक्निक आ जाती है सब्लिमेशन की, फिर ये सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन है, फिर आपके पास क्रोमेटोग्राफी है। सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन एंड क्रोमेटोग्राफी, बोथ ऑफ देम आर द सेपरेशन टेक्निक्स। ठीक है, ये सेपरेशन के लिए जो है वो यूज़ हो जाती है। ये एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टेक्निक है केमिकल एनालिसिस में, जिसके अकॉर्डिंग टू दिस टेक्निक सोल्यूट को सेपरेट किया जाता है फ्रॉम सॉल्यूशन by shaking the solution with a suitable solvent in which the solute is more soluble and the added solvent doesn't mix with the solution। अब देखिए क्या है, आपने सॉल्यूशन बनाना है। सॉल्यूशन के अंदर क्या चीज़ होती है? सॉल्यूशन के अंदर दो कंपोनेंट होते हैं, सोल्यूट एंड द सॉल्वेंट। सोल्यूट कम क्वांटिटी में होता है और सॉल्वेंट लार्जर क्वांटिटी में। जैसे अगर मैं कहूँ नमक का पानी में सोल्यूशन बनाना है तो इसमें वाटर जो है वो एज अ सॉल्वेंट होगा और नमक एज अ सोल्यूट होगा। तो अकॉर्डिंग टू दिस टेक्निक हमने क्या करना है, जो सोल्यूट है, सोल्यूट जो कि कम अमाउंट में डिज़ोल्व है, उसको सेपरेट करना है फ्रॉम द सोल्यूशन। सोल्यूशन से सेपरेट करना है। किस तरह सेपरेट करेंगे? किसी ऐसे सॉल्वेंट में मिक्स करेंगे जिसमें सोल्यूट मोर सॉल्युबल होगा और जो एडिड सॉल्वेंट है वो सोल्यूशन को मिक्सअप नहीं करेगा। मतलब वो सिर्फ सोल्यूट को डिज़ोल्व करेगा, जो पहले से मौजूद सॉल्वेंट है उसको मिक्सअप नहीं करेगा। तो इस केस में हमारे पास जो है वो दो लेयर्स बन जाएंगी। हमेशा इस केस में दो सॉल्वेंट यूज़ हो रहे हैं। अगर आप नोट करें तो एक पहले से सॉल्यूशन बना हुआ है और उस सॉल्यूशन के अंदर सॉल्वेंट मौजूद है, प्लस आप उसमें एक सॉल्वेंट ऐड कर रहे हो। इस सॉल्यूशन के अंदर मौजूद सोल्यूट जो है वो उस सॉल्वेंट के साथ जाके सेपरेट हो जाएगा। ये चीज़ सेपरेट हो गई, पीछे जो सॉल्वेंट रह गया उस सॉल्यूशन का वो रह जाएगा। अब ये जो दो सॉल्वेंट्स हैं, ये फर्स्ट सॉल्वेंट, सेकंड सॉल्वेंट, ये दोनों सॉल्वेंट दे शुड बी इमिजिबल। इमिजिबल का मतलब क्या होता है? जैसे पानी के ऊपर कभी आपने ऑयल डालें तो आपको पता चलेगा कि ऑयल उसके ऊपर तैरता है, आपके पास एक बिल्कुल सेपरेट लेयर बन जाती है। तो ये जो दोनों सॉल्वेंट्स हैं ये भी एक दूसरे के साथ इमिजिबल होने चाहिए, ये मिक्सअप ना हो। इसके लिए जो हम
सेटअप यूज़ करते हैं वो करते हैं इन द सेपरेटिंग फ़नल। सेपरेटिंग फ़नल में स्टॉपर है, स्टॉपर लगा हुआ होता है और दोनों लिक्विड्स में इससे को मिक्सअप किया जाता है इन ऑर्डर टू सेपरेट। ये देखिए, ये हमारे पास सेपरेटिंग फ़नल्स दो तरह की यहाँ पे शो हो रही हैं इन ऑर्डर टू कैरी आउट द सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन। इसमें जो है वो ये देखिए, यहाँ पे आपके पास जो है वो स्टॉपर लगा हुआ है, एक ये लेयर है ईथर की जैसे और नीचे वाटर की लेयर है। ये एक कॉमन एग्जांपल है एक्सट्रैक्शन की, ईथर एक्सट्रैक्शन, जिसमें पानी चूँकि पोलर है, ईथर लेस पोलर है, तो पानी के ऊपर ईथर की लेयर जो है वो तैरेगी। अब देखिए यहाँ पे आपके पास जो है वो एक जिस तरह आपने ब्यूरेट में यूज़ किया है, इसको हम रोटेट कर सकते हैं, मूव कर सकते, ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं। तो जब हम इसको शेक करेंगे, इसको ऊपर नीचे शेक किया जाएगा, तो तब हमारे पास ये दो लेयर्स बन जाएंगे और एक लेयर को दूसरी लेयर से यहाँ से विदड्रॉ करके सेपरेट किया जा सकता है। तो इस मेथड को हम यूज़ करते हैं इन ऑर्डर टू सेपरेट द प्रोडक्ट ऑफ ऑर्गेनिक सिंथेसिस फ्रॉम वाटर। कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड जो प्रिपेयर हुआ है वो ईथर में रह के सॉल्युबलाइज्ड हो जाएगा। प्रिपेयर हमने वाटर में किया है, अब वाटर से जब उसको हम ईथर में एक्सट्रैक्ट करेंगे तो दिस इज़ कॉल्ड एज ईथर एक्सट्रैक्शन, कि वाटर के अंदर से हमने रिएक्शन मिक्सचर को या कोई भी प्रोडक्ट है उसको कन्वर्ट कर दिया है इनटू ईथर। तो इस केस में क्या है, नॉर्मली किसी भी ऑर्गेनिक सिंथेसिस में क्या होता है, एक्वस सोल्यूशन के अंदर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट होती है, ये आपके पास एक सोल्यूशन बन गया। ये एक्वस सोल्यूशन विच कंटेन द ऑर्गेनिक प्रोडक्ट, इट इज़ द ओरिजिनल सोल्यूशन, जैसे मैंने स्टार्ट में बताया था। इसमें हम ईथर ऐड कर रहे हैं। नाउ ईथर यहाँ पे क्या है, जो हमने सॉल्वेंट लिया। अब इस सोल्यूशन में आपके पास क्या चीज़ है, एक इस सोल्यूशन में हमारे पास है ऑर्गेनिक कंपाउंड जो प्रिपेयर हुआ है और एक है हमारे पास वाटर। अब इस केस में ये दो सॉल्वेंट्स हैं, वाटर एंड ईथर, तो यहाँ पे आपके पास वाटर और ईथर की लेयर सेपरेट हो गई है। ठीक है, इसी तरह से ये दूसरी है, ये दूसरी आपके पास सेटअप है। इसको भी शेक किया जाता है, शेक करके जब इसको यहाँ पे डाउनवर्ड टिल्ट करेंगे तो ये जो एक आपके पास लिक्विड है वो लिक्विड यहाँ से मूव करेगा और यहाँ से उसको हम सेपरेट आउट कर लेंगे। ठीक है, तो ये दो आपके पास सेटअप्स यूज़ होते हैं इन ऑर्डर टू कैरी आउट द सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन। जब हमने ऑर्गेनिक सिंथेसिस कर ली तो जो इनऑर्गेनिक फेज़ है इट विल रिमेन इन द एक्वस फेज़, क्योंकि वो एक्वस फेज़ में मोर डिज़ोल्व है अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ सॉल्युबिलिटी लाइक डिज़ोल्व लाइक, जबकि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है इट गोज़ इनटू द ईथर लेयर। So the ether layer, it is separated and the organic product is obtained by evaporating the ether. ईथर के अंदर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट आ गई, उसको इवेपोरेट करवाएं और पीछे आपके पास प्रोडक्ट आ जाएगी। अच्छा, ये अब इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट प्रोपोर्शन है, बहुत इम्पॉर्टेंट बात है। Repeated extraction using small portion of solvent are more efficient than using a single but larger volume of the solvent. अब देखिए हमारे पास है 50 ml सॉल्वेंट, बजाय इसके कि हम 50 ml सिंगल टाइम में एक ही दफ़ा में ले लें, उसकी बजाय हम क्या करेंगे, इस 50 ml के 5 पोर्शन बना लेंगे 10-10 ml के, 10 + 10 + 10 + 10। अब हम 5 पोर्शन बना के 5 दफ़ा अलग अलग सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन करवाएंगे। तो वो जो रिपीटेड एक्सट्रैक्शन है स्मॉल पोर्शन के यूज़ से वो ज़्यादा एफिशिएंट है, क्योंकि हर दफ़ा आपके पास एक नया इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश्ड होता है और उसके अकॉर्डिंग ऑर्गेनिक लेयर जो है वो ईथर में जाती है। तो इंस्टेड ऑफ यूजिंग द सिंगल एक्सट्रैक्शन यू आर यूजिंग द रिपीटेड एक्सट्रैक्शन बाय यूजिंग द स्मॉल वॉल्यूम। अब इसमें आपने सॉल्वेंट उतना ही लिया, 50 ml है तो 50 ml ही लिया, लेकिन क्या किया, उसको पोर्शंस बना दिए। तो अगर हम इसको डिफ़ाइन करते हैं सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन को इन द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ऑल अबव डिस्कशन, तो हमारे पास ये डेफिनेशन आती है, दैट इज़ द सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन इट इज़ एन इक्विलिब्रियम प्रोसेस। इक्विलिब्रियम प्रोसेस क्या होता है, इक्विलिब्रियम जहाँ पे कोई चीज़ स्टैटिक हो जाए, मतलब कि आपको लगे कि कुछ हो नहीं रहा, मतलब
या वो इक्विलिब्रियम कहते हैं पॉइंट ऑफ स्टेबिलिटी पे। तो सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन एक इक्विलिब्रियम प्रोसेस है जो डिस्ट्रीब्यूशन या पार्टीशन लॉ को फॉलो करता है। ठीक है, अब डिस्ट्रीब्यूशन या पार्टीशन लॉ क्या है, ये तो इक्विलिब्रियम हो गया, और जो इस लॉ को फॉलो कर रहा है वो लॉ क्या है, दिस लॉ स्टेट्स दैट अ सॉल्यूट डिस्ट्रीब्यूट इटसेल्फ बिटवीन टू इमिजिबल लिक्विड in a constant ratio of concentration is respective of the amount of solute added। अब क्या है कि इस केस में सोल्यूट ने अपने आप को डिस्ट्रीब्यूट करना है, कहाँ डिस्ट्रीब्यूट करना है, बिटवीन टू इमिजिबल लिक्विड्स, इन दो के दरमियान उसने अपने आप को डिस्ट्रीब्यूट करना है। इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करना है कि वो चीज़ एक दूसरे की इनिशियल अमाउंट पे डिपेंड ना करे, वो एक कांस्टेंट रेशो पे डिपेंड कर रहे हैं इनकी कि ऊपर इतने परसेंट होगा, नीचे इतने परसेंट होगा। वो ये नहीं बता रहा, जैसे आप देखिए ना, आपके पास 5 ग्राम हो तो 5 ग्राम का अगर ऊपर होगा 60% और नीचे होगा 40%, तो चाहे वो 5 ग्राम लें चाहे 50 ग्राम लें, तो 5 का भी 60% ऊपर होगा और 50 का भी 60% ही ऊपर होगा। तो आपके पास इसीलिए कहते हैं कि रिपीटेड एक्सट्रैक्शन इज़ मोर एफिशिएंट। ठीक है, तो ये आपके पास की डेफिनेशन है। इस डेफिनेशन को अच्छी तरह से याद करने, लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन की अक्सर डेफिनेशन 2 मार्क्स की पेपर में आ जाती होती है। अच्छा, यहाँ पे इन्होंने एक एक्सपेरिमेंटली एग्जांपल दी हुई है, ठीक है, जो कि आयोडीन की एक्सट्रैक्शन की है। तो यहाँ पे इन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आयोडीन को एक्सप्लेन किया है बिटवीन टू इमिजिबल सॉल्वेंट। एक है वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ पोटेशियम आयोडाइड, ये एक है, और दूसरा है कार्बन टेट्राक्लोराइड। अब एक्चुअली क्या होगा कि आयोडीन इट विल रिएक्ट विद आयोडाइड, आपने आयोडीन लेनी है, आयोडीन की एक्सट्रैक्शन करवानी है, वो क्या करेगा, वो आयोडाइड आइन कहाँ से आया है, आयोडाइड कम्स फ्रॉम पोटेशियम आयोडाइड, उसके साथ रिएक्ट करेगा एंड इट विल बी कन्वर्टेड इनटू ट्राई आयोडाइड आइन इन अ रिवर्सिबल रिएक्शन। तो ये आपके पास रिवर्सिबल रिएक्शन जो है इसके नतीजे में प्रोड्यूस्ड हो रहा है। अब ये जो आयोडीन है ये कहाँ रहेगी, इट विल बी इन ऑर्गेनिक फेज। ऑर्गेनिक फेज कौन सी है, कार्बन टेट्राक्लोराइड। और ट्राई आयोडाइडाइन इट इज़ इनऑर्गेनिक फेज, ये कहाँ रहेगी, इट विल इन वाटर। ठीक है, तो आपके पास ये इक्विलिब्रियम आ गया है, ये ऑर्गेनिक फेज वाली साइड है और ये एक्वस फेज वाली साइड है। ये देखिए, ये आपके पास इक्विलिब्रियम शो हो रहा है। ठीक है, सो ये आपके पास क्या है, आयोडीन इट इज़ सॉल्युबल इन कार्बन टेट्राक्लोराइड और ट्राई आयोडाइड इट इज़ सॉल्युबल इन वाटर। अब इक्विलिब्रियम क्या बता रहा है, ये वो इट इज़ अ स्टेट ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम। डायनामिक इक्विलिब्रियम क्या होता है कि इक्विलिब्रियम हमें लग रहा है कि रिएक्शन स्टॉप हो गया है, बट एक्चुअली इट इज़ मूविंग। वो मूव इस तरह से कर रहा होता है कि रेट मतलब विद द पैसेज ऑफ टाइम, द रेट एट विच आयोडीन पासिस फ्रॉम क्लोरीन टू वाटर, क्लोरीन से वाटर की तरफ जो रेट है वो इक्वल है द रेट एट विच इज पासिस फ्रॉम वाटर टू क्लोरीन। तो जहाँ ये रेट और ये रेट दोनों इक्वल हो जाएं तो वो आपके पास स्टेट ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम अटेन हो जाता है। तो अगर हम कार्बन टेट्राक्लोराइड ऐड करेंगे एक्वस सोल्यूशन में, एक्वस सोल्यूशन किसका है, ट्राई आयोडाइडाइन का, तो आयोडीन क्या करेगा, इट विल शिफ्ट फ्रॉम एक्वस लेयर इनटू द ऑर्गेनिक लेयर। ठीक है, अगर हम कार्बन टेट्राक्लोराइड की कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो रिएक्शन इस डायरेक्शन में आ जाएगा, ट्राई आयोडाइड आइन जो है वो कन्वर्ट हो जाएंगे आयोडीन में और एक्वस लेयर में आ जाएगा, जिसके नतीजे में क्या चीज़ प्रोड्यूस्ड होगी, ब्राउन। ये देखिए, जो ट्राई आयोडाइड आइन है विच इज सॉल्युबल इन वाटर इट इज़ ब्राउन इन कलर, और आयोडीन विच इज सॉल्युबल इन कार्बन टेट्राक्लोराइड इट इज़ पर्पल इन कलर। तो जब रिएक्शन बैकवर्ड आएगा तो ब्राउन कलर ख़त्म हो जाएगा और उसकी जगह पर्पल कलर ऑफ फ्री आयोडीन मॉलिक्यूल अपीयर हो जाएगा इन द ऑर्गेनिक फेज। तो हम क्या करेंगे, गुड सेपरेशन अचीव करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा उसको शेक करते रहेंगे जब तक कि हमारे पास कार्बन टेट्राक्लोराइड में पर्पल कलर अपीयर होता रहे। तो हम उस ब्राउन पोर्शन को अलग कर लेंगे, सेपरेट कर लेंगे, पर्पल को अलग सेपरेट कर लेंगे। पर्पल के अंदर हमारे पास
आयोडीन की कंसंट्रेशन अपीयर हो जाएगी। उसके बाद हमारे पास इनकी जो कंसंट्रेशन है, किसकी कंसंट्रेशन है, इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ आयोडीन इन कार्बन टेट्राक्लोराइड एंड ट्राई आयोडाइड इन वाटर। ये जो रेशो है, क्योंकि मैंने बताया लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन या लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर पार्टीशन, लॉ ऑफ पार्टीशन, ये किस पे मैटर कर रही होती है, ये डिपेंड कर रही होती है रेशो पे, ठीक है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द अमाउंट टेकन। तो इस केस में ये डिपेंड नहीं करता कि कितनी अमाउंट ली है, रेशियो ऑफ द फाइनल कंसंट्रेशन ये कांस्टेंट रहनी चाहिए, एंड दिस रेशियो इट इज़ कॉल्ड एज डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट विच इज़ इक्वल्स टू के। के इज़ कंसंट्रेशन ऑफ आयोडीन इन organic layer divided by concentration of triiodide ion in aqueous layer। ठीक है, तो ये आपके पास था सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन। सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन में क्या है, किया है हमने, एक सॉल्वेंट से सोल्यूट को एक्सट्रैक्ट करवाया है इनटू द सेकंड सॉल्वेंट, और इस तरह से हमारे पास जो है ये मतलब डिफरेंट तरह की सिंथेसिस में हेल्पफुल होता है। तो ये फर्स्ट टेक्निक थी। द सेकंड टेक्निक इज़ क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी जो है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इन ऑर्डर टू चेक द प्योरिटी एंड इन ऑर्डर टू सेपरेट द कंपोनेंट ऑफ द मिक्सचर। एक मिक्सचर है, उसके डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं, तो उसको अपने अपने सेपरेट करना है। तो हम कैसे करेंगे, थ्रू क्रोमेटोग्राफी। इट इज़ द वर्ड ओरिजिनेट फ्रॉम द ग्रीक वर्ड क्रोमेटोस। क्रोमेटोस मीन्स कलर राइटिंग, ठीक है, मतलब उससे कलर्स जो हैं वो सेपरेट होते हैं। अब इस केस में हम इसको यूज़ कर रहे हैं फॉर द सेपरेशन ऑफ द सैम्पल ऑफ द मिक्सचर। अब इस केस में हमारे पास दो फेसेस हैं, ठीक है। अगर हम इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करें, इन क्रोमेटोग्राफी द सोल्यूट इट इज़ गोइंग टू बी सेपरेट बिटवीन टू फेसेस। एक आपके पास है स्टेशनरी फेस। स्टेशनरी फेज़ वो फेज़ होती है जो मूव नहीं करती, अपनी जगह फिक्स रहती है, और दूसरी है हमारे पास मोबाइल फेज़। मोबाइल फेज़ वो है जो फ्लो कर जाती है, मूव कर जाती है ओवर द स्टेशनरी फेज़, ठीक है। तो इस केस में जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो होती है बिटवीन द स्टेशनरी फेज़ एंड द मोबाइल फेज़। अब स्टेशनरी फेज़ क्या है, स्टेशनरी फेज़ सॉलिड भी हो सकती है और लिक्विड भी हो सकती है। ज़ाहिर इसने एक जगह पे रहना है, तो सॉलिड तो एक जगह पे रह लेता है आराम से। लिक्विड हो तो लिक्विड को हम सपोर्ट करते हैं थिन फिल्म्स की फॉर्म में ऑन द सरफेस ऑफ सम इनर्ट सॉलिड। सॉलिड के ऊपर ही उसको हम फिक्स करवा देंगे। तो या तो आपके पास सॉलिड होगा या आपके पास लिक्विड होगा, तो वो स्टेशनरी फेज़ होगी, ठीक है। मोबाइल फेज़ ये फ़्लो करती है, ये या तो गैस होगी या लिक्विड होगा। ज़ाहिर है जो फ्लूइडिटी की या फ़्लो करने की एबिलिटी है वो किसकी होती है, लिक्विड की या गैस की। तो इस केस में हमारे पास स्टेशनरी फेज़ सॉलिड हो सकता है या लिक्विड हो सकता है, जबकि मोबाइल फेज़ लिक्विड हो सकता है और गैशियस हो सकता है। अब ये जो मूव करते हैं सब्सटेंसेस या कंपोनेंट्स, वो मूव करते हैं या सेपरेट होते हैं ड्यू टू देयर रिलेटिव अफिनिटी फॉर द स्टेशनरी एंड द मोबाइल फेस, ठीक है। जिसकी अफिनिटी स्टेशनरी फेस के साथ होगी वो नीचे रह जाएगा, वो वहीं रह जाएगा, क्योंकि स्टेशनरी फेस ने उसको अपने अंदर डिज़ोल्व कर दिया है। और जिसकी अफिनिटी मोबाइल फेस के साथ होगी तो मोबाइल फेस के साथ साथ ही मूव कर जाएगा और डिस्टेंस कवर करेगा। तो डिस्ट्रीब्यूशन इन दोनों कंपोनेंट की वो हम डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट के थ्रू फाइंड आउट कर सकते हैं। दैट इज़ द कंसंट्रेशन ऑफ द कंपोनेंट इन द मूविंग फेज डिवाइडेड बाय द कंसंट्रेशन ऑफ दैट कंपोनेंट इन द स्टेशनरी फेज। तो मोबाइल फेज में कितनी कंसंट्रेशन है और स्टेशनरी फेज में कितनी कंसंट्रेशन है, उसके अकॉर्डिंग हम उसके के या डिस्ट्रीब्यूशन कांस्टेंट को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब देखिए, अगर के की वैल्यू बहुत ही स्मॉल आई है, स्मॉल वैल्यू का मतलब क्या है कि के में स्टेशनरी फेज की वैल्यू ज़्यादा है, तो जो कंपोनेंट है इट विल रिमेन इन द स्टेशनरी फेज और मूविंग फेज जो है वो उसके ऊपर से पास कर दे, ठीक है। तो अगर के की वैल्यू छोटी आएगी तो उसका मतलब क्या है कि वो स्टेशनरी फेज में रहेगा। अब दूसरा, इफ़ द
कंपोनेंट विद अ ग्रेटर वैल्यू ऑफ के, उसकी वैल्यू ज़्यादा आ गई है, उसका मतलब क्या है कि वो मोबाइल फेस के अंदर डिसॉल्व होके उसके साथ मूव कर गया है ओवर द स्टेशनरी फेस क्विकली। ठीक है, तो ये आपके पास थी स्टेशनरी फेस और मोबाइल फेस। तो अगर आपसे पूछा जाए कि क्रोमेटोग्राफी क्या है, उसकी कौन सी फेजेस हैं, तो आपको पता होगा कि क्रोमेटोग्राफी एक टेक्निक है जो कि सेपरेशन और प्योरीफिकेशन चेक करने के लिए यूज़ होती है, और इसमें जो सल्यूट है वो अपने आप को डिस्ट्रीब्यूट करता है बिटवीन द टू फेसेस, दैट इज़ द स्टेशनरी फेज एंड द मोबाइल फेज। स्टेशनरी फेज क्या है, जो अपनी जगह पे रहती है, मूव नहीं करती, वो या तो सॉलिड होगी या लिक्विड होगी। और मोबाइल फेज विच मूव ओवर द स्टेशनरी फेज, वो या तो लिक्विड होगी या गैशियस होगी। अब कोई भी कंपोनेंट जिसको हमने सेपरेट करना है बिटवीन द स्टेशनरी एंड द मोबाइल फेज, वो अपने आप को डिस्ट्रीब्यूट करेगा बिटवीन मोबाइल एंड स्टेशनरी। उसको हम गवर्न करते हैं बाय द डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट के। इफ़ द वैल्यू ऑफ के इज स्मॉल, इसका मतलब है कि वो स्टेशनरी फेज में रह गया है और मोबाइल उसके ऊपर से पास कर गई है। और अगर के की वैल्यू है लार्ज, इसका मतलब है वो मोबाइल फेज में डिसॉल्व हो गया है एंड मूव वर्स द स्टेशनरी फेज। क्लियर? नेक्स्ट मूव करते हैं। अब डिपेंडिंग अपॉन द फेज ऑफ द स्टेशनरी फेज कि वो सॉलिड है लिक्विड है, उसके हिसाब से हम क्रोमेटोग्राफी को क्लासिफाई करते हैं इनटू टू कैटेगरीज। वो क्रोमेटोग्राफी जिसमें स्टेशनरी फेज सॉलिड है उसे हम कहते हैं एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी। एडजॉर्प्शन क्यों कहते हैं? क्योंकि कोई भी चीज़ सॉलिड है तो सॉलिड के ऊपर एडजॉर्ब हो जाएगी। एडजॉर्ब क्या होता है? ये सरफेस है, इसके ऊपर आके कोई चीज़ अटैच हो गई है केमिकली, ठीक है, ये एडजॉर्प्शन है। तो चूँकि इसमें सब चीज़ें सॉलिड के ऊपर एड्जॉर्ब होती है, इसलिए इसको एब्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी कहते हैं। वो क्रोमेटोग्राफी जिसमें स्टेशनरी फेज लिक्विड है उसे हम कहते हैं पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी, क्योंकि दो लिक्विड्स के दरमियान जब होगी तो पार्टीशन होगी, जस्ट लाइक सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन। तो ये भी पेपर में क्वेश्चन आता होता है कि डिफाइन क्रोमेटोग्राफी एंड एक्सप्लेन इट्स डिफरेंट टाइप्स। तो आपके पास दो टाइप की क्रोमेटोग्राफी है डिपेंडिंग अपॉन कि स्टेशनरी फेज सॉलिड है या लिक्विड है। अगर तो स्टेशनरी फेज सॉलिड है देन इट इज़ एड्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी, और अगर स्टेशनरी फेज लिक्विड है देन इट इज़ पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। ये देखिए, ये आपके पास एक क्रोमेटोग्राफी, ये कॉलम क्रोमेटोग्राफी है जो एक्सप्लेन की गई है। इसमें क्या है, कॉलम है, कॉलम के अंदर जो है वो स्टेशनरी फेज, ये देखिए ये आपके पास कॉलम है, ठीक है, कॉलम के अंदर फिलअप किया गया है स्टेशनरी फेज को, और ऊपर से हमने इंट्रोड्यूस की है मोबाइल फेज। जैसे जैसे मोबाइल फेज पास की है वैसे वैसे डिफरेंट कंपोनेंट्स सेपरेट हो गए हैं। ये देखिए नीचे से ये एलिमेंट की फॉर्म में निकल रहा है। यहाँ पे आपके कोर्स में जो क्रोमेटोग्राफी डिस्कस की गई है वो है हमारे पास पेपर क्रोमेटोग्राफी। पेपर क्रोमेटोग्राफी इज़ द टाइप ऑफ पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी का मतलब क्या है कि यहाँ स्टेशनरी फेज भी लिक्विड है। अब यहाँ पे स्टेशनरी फेज लिक्विड होती है, कौन सा लिक्विड होता है? वाटर। वाटर मॉलिक्यूल्स विच आर एब्जॉर्ब ऑन द पेपर, दे आर सर्विंग एज स्टेशनरी फेज। अब जो पेपर के ऊपर वाटर एब्जॉर्ब हुआ है, इट बिहेव एज इमिजिबल लिक्विड्स टूवर्ड्स द मोबाइल फेज विच पास ओवर द पेपर। नॉर्मली हमारे पास जो मोबाइल फेज इस केस में आएगी वो ऑर्गेनिक नेचर की होगी, ताकि दोनों की पोलैरिटी में फ़र्क हो। पानी अगर हम यूज़ कर रहे हैं स्टेशनरी फेज के तौर पे, तो हमने जो मोबाइल फेज है वो उससे लेस पोलर लेनी है। पानी ज़्यादा पोलर है तो उससे लेस पोलर कोई भी मोबाइल फेज हमने लेनी है। अब इसमें किस तरह से हम पेपर क्रोमेटोग्राफी करवाते हैं, वो तीन तरह से है, असेंडिंग, डिसेंडिंग एंड सर्कुलर। असेंडिंग में क्या होता है, यूँ ऊपर की तरफ वो मूव करता है, ठीक है। डिसेंडिंग में क्या होता है, वो नीचे की तरफ मूव करता है। और सर्कुलर में क्या होता है, दरमियान में स्पॉट लगाते हैं और वो सर्कुलर फॉर्म में मूव करता है। तो इस तरह से हमारे पास जो है वो तीन तरह के डेवलपिंग पैटर्न्स हैं। यहाँ पे जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो ये असेंडिंग वाला डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें ऊपर की तरफ जो है वो मूव करते हैं
due to the capillary action. Let's discuss them. अब इस केस में आपके पास जो सॉल्वेंट यूज़ करना है एज अ मोबाइल फेस, उसका मिक्सचर बना के उसको एक क्रोमेटोग्राफिक टैंक लेके उसमें डाल देते हैं। उसके बाद जो टैंक है उसे कवर कर दें ताकि जो अंदर का एटमॉस्फेयर है वो होमोजेनाइज्ड हो जाए। फिर आपने क्या करना है, वॉटमैन फ़िल्टर पेपर लेना है 20 सेंटीमीटर की स्ट्रिप, उस पर नीचे बेस लाइन पे लाइन ड्रॉ करनी है 22.5 सेंटीमीटर फ्रॉम वन एंड, और उसके दरमियान में एक स्पॉट लगा देना है पेंसिल से। अब आपने जो भी मिक्सचर, जो भी चीज़ इसमें सेपरेट करनी है वो यहाँ पे इस स्पॉट के ऊपर इंट्रोड्यूस करवा देनी है, ठीक है। उसके बाद इसको हवा में खुश्क करें, तो ये आपके पास क्या है, सैंपल रेडी है फॉर द डेवलपमेंट। अब इस सैंपल को इस क्रोमेटोग्राफिक टैंक में आप लगा दें। इस तरह से लगाना है कि जो स्पॉट है ये इसके पानी के अंदर डिप ना हो, ठीक है। और इसे डेवलपमेंट के लिए लगा दें। आप वैसे भी देखें कभी कि आप पानी के एक साइड पे पेपर रख दें, पेपर का सिर्फ एक कोना डिप हो रहा हो तो पूरा पेपर थोड़ी देर में गीला हो जाता है। तो क्या वजह है कि कैपिलरी एक्शन के थ्रू पानी जो है वो इसमें राइज करना शुरू हो जाएगा। तो ये देखिए, ये आपके पास शो हुआ हुआ है कि ये नीचे आपके पास स्पॉट्स ऊपर थे, आपने सिर्फ स्ट्रिप को जो है वो नीचे से डिप किया है, ये डिफरेंट स्पॉट्स जो हैं वो अपीयर हो गए हैं। When the spots have dried, suspend the paper with clips so that the impregnated and dip into the solvent mixture to the depth of 5 to 6 mm। बिल्कुल थोड़ा सा उसको टच करना है, ठीक है। उसके बाद टैंक को कवर कर दें और उसे रख दें। आहिस्ता आहिस्ता जो है वो राइज़ अप करेगा। जब 3/4 तक ये राइज़ कर जाए उसको रिमूव कर लें और वहाँ पे पेंसिल से निशान लगा लें, क्योंकि जैसे ही आप उसको निकालेंगे तो वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है वो ड्राई अप हो जाएगा और आपको पता नहीं चलेगा कि आपका सॉल्वेंट फ्रंट क्या बना था। तो आप उसको निकालें और निकालने के बाद जो है वो पेंसिल से 3/4 तक लाइन लगा लें और उसे ड्राई कर लें। ड्राई करने के बाद आपने उस पर फिर रीडिंग्स लेनी है। ये जो ड्राइड पेपर आपके पास आ गया है और उस पर जो भी पैटर्न ऑब्टेन हुआ है, दैट पैटर्न ऑन द पेपर इट इज़ कॉल्ड एज क्रोमेटोग्राम। अब इसमें डिफरेंट कंपोनेंट्स थे, वो अगर कलर्ड हैं तो वो आसानी से नज़र आ जाएंगे, अगर कलर्ड नहीं है तो तब हम उसको डेवलप करने के लिए केमिकल मेथड भी यूज़ कर सकते हैं और फिज़िकल टेक्निक्स भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास सैंपल आ गए, कलर उसमें स्पॉट्स आ गए। अब हमने इसकी RF वैल्यू कैलकुलेट करनी है। RF वैल्यू इज़ द रिटार्डेशन फैक्टर विच इज़ द रेशो ऑफ द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द कंपोनेंट फ्रॉम द ओरिजिनल स्पॉट डिवाइडेड बाय द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द सॉल्वेंट फ्रॉम द ओरिजिनल स्पॉट। अब ये देखिए, ये आपके पास था ओरिजिनल स्पॉट, ठीक है। ये जो टोटल डिस्टेंस है ये कौन सा है, इट इज़ द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द सॉल्वेंट, ठीक है। और ये जो आपके पास कंपोनेंट्स हैं, जैसे यहाँ पे ये x है और z है, जो कंपोनेंट्स थे उसका बेस पॉइंट से डिस्टेंस ये वाला और ये वाला x एंड z। तो डिस्टेंस ट्रेवल बाय द कंपोनेंट x डिवाइडेड बाय डिस्टेंस ट्रेवल बाय द सॉल्वेंट y। तो x over y इट इज़ इक्वल्स टू RF वैल्यू विच इज़ द रिटार्डेशन फैक्टर। इसी तरह दूसरे के लिए z by y इट इज़ इक्वल्स टू RF। तो RF वैल्यू हमें क्या बताती है, ये एक्चुअली हमें एफिनिटी बताती है दोनों फेसिस के दरमियान की किस किस तरह से कंपोनेंट जो है वो अपने आप को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है बिटवीन दीज टू फेसिस। और RF वैल्यू जो है वो हमेशा लेस देन 1 होती है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द पेपर क्रोमेटोग्राफी। इस केस में इसके यूजेस कहाँ कहाँ पे हैं क्रोमेटोग्राफी के, इसको हम यूज़ करते हैं ऑर्गेनिक सिंथेसिस में फॉर सेपरेशन, आइसोलेशन, प्योरीफिकेशन ऑफ द प्रोडक्ट। एक तो सिंथेसिस के लिए चेक करने के लिए कि सिंथेसिस हुई या नहीं हुई, फिर उसको आइसोलेट करने के लिए और फिर प्योरीफाई करने के लिए।
तो ये क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों तरह से हेल्पफुल है इन ऑर्डर टू डिटरमिन द प्योरिटी ऑफ द सब्सटेंस। तो ये इसके यूजेस हैं, ऑर्गेनिक सिंथेसिस में बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा ये जो कंपोनेंट्स हैं ये मर्ज हुए हुए हैं। देखिए यहाँ पे ये स्पॉट था और इसमें डिफरेंट कंपोनेंट्स जो है वो ऊपर की तरफ जा रहे हैं। मैं आपको नेक्स्ट पिक्चर दिखाती हूँ, उसमें ये सेपरेट हुई हैं, ये देखिए। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे ये कंपोनेंट था, इसमें से डिफरेंट कंपोनेंट्स निकल के डिफरेंट बैंड्स बना रहे हैं। अब ये मिक्सचर में हमारे पास 5 डिफरेंट बैंड्स थे, तो इस तरह से इनको सेपरेट आउट किया जा सकता है। दिस वन इज़ पेपर क्रोमेटोग्राफी। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। तो इसमें हमने सेकेंड चैप्टर के जो 2 टॉपिक्स थे वो दोनों ही कवर कर लिए हैं, दैट इज़ द सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन एंड द पेपर क्रोमेटोग्राफी या सिंपल क्रोमेटोग्राफी देख लें कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। इसमें से क्वेश्चंस आ जाते होते हैं, जो तो आने वाले क्वेश्चंस हैं मैंने आपको साथ के साथ बता भी दिए हैं। मज़ीद अगर कोई प्रॉब्लम हो, कुछ पूछना हो, देन यू कैन आस्क मी। नेक्स्ट इंशाल्लाह फिर हम 3rd चैप्टर स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।